Hey everyone, welcome to the latest episode of the Rising to the Ranks podcast. In this episode, we talk to Mr. Kanaiya, who is a surgeon based out of the UK. We first understood from him how he chose to become a doctor, what attracted him to this profession. He also told us about why he chose the UK to practice surgery and contrasted how the healthcare systems in India and the UK differ. Moreover, we understood from him the stresses and the pain of being a surgeon. Of course, it is very, very fulfilling, but it also has the reality of being very, very stressful. You have to be at the beck and call of a patient. You basically are responsible for their health and their life. And he told us about how he embraces this pain and how he manages to push through this kind of stress. Later, we touched upon a slightly personal note because he's an Indian, born out of India, with an Indian heart based in the UK. He told us about how he has managed to keep his Indian roots alive despite being in the UK in a foreign country for so long. We hope you love this episode. Thanks a lot. So thank you, sir, for joining us. और तो can we just start with a brief description of your journey शुरुआत से लेकर और हम लोग deep questions में तो जाएंगे पूरे आपके time के इस पे. Okay. So do you want me to speak in English or do you want me to continue in Whatever Hindi? works, whatever works for you. That will, I believe if I speak in Hindi and maybe mix with the English, that will be more informative for the people Yeah, who definitely. want to learn from there. Okay. So my introduction, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कन्हैया है. मैं इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 28-29 साल से रहता हूँ और मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ. मेरी पत्नी जो डॉक्टर है, डॉक्टर अंजना सिन्हा, और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं. एक बड़ा वाला जो है वो मिस्टर अक्षत कृष्ण, वो सॉलिसिटर एडवोकेट है, और जो मेरा छोटा वाला बेटा है उसका नाम है उन्नत कृष्ण, डॉक्टर उन्नत कृष्ण. वो डॉक्टर है पेशे से और अभी ट्रेनिंग कर रहा है. इस कंट्री में मैं आया हूँ 95 में, और मेरा जो मुख्य उद्देश्य था, मैं चाहता था हायर डिग्री यहाँ लेना. तो मैंने पटना वहाँ बिहार में रांची से मैंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस की परीक्षा पास की. उसके बाद मैंने पटना पीएमसीएच से एमएस की परीक्षा पास की जनरल सर्जरी में, और मैं चाहता था कि मैं एक हायर डिग्री लूँ ताकि मैं फिर हिंदुस्तान लौट कर अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाऊँ, वहाँ के लोगों की सेवा कर पाऊँ. तो सर्जरी की एक डिग्री होती है, उसको एफआरसीएस बोलते हैं. तो मैं यहाँ इस देश में एफआरसीएस करने आया, और मैं 1 साल के अंदर मैंने एफआरसीएस कंप्लीट कर लिया. लेकिन चूंकि मेरी पत्नी भी डॉक्टर थी, वो ऑब्स गायनी में थी, तो हमने उनको बुलाया. तो मैं चाहता था कि वो आए और वो भी आके यहाँ पे अपनी डिग्री, वो ऑब्स गायनी में मास्टर्स की थी, तो वो यहाँ आके एमआरसीओजी करें, और उसके बाद हम लोग का जो इरादा था कि हम लोग लौट जाएंगे, हम लोग का वही इरादा था. तो उन्होंने भी 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया. तो 2000 होते होते दोनों आदमी की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, और हम लोग थोड़ी ट्रेनिंग और ले रहे थे. लेकिन इसी बीच में मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो यहाँ स्कूल जाने लगे, एंड दे स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल. तो दोनों की इतनी अच्छी तालीम हुई कि मेरे दोनों बच्चे स्टैंड करने लगे, ना सिर्फ स्कूल में, बल्कि डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि स्टेट में, बल्कि नेशनल लेवल पर. मेरे छोटे वाले बेटे ने वो पूरे यूके में टॉप किया था मैट्रिकुलेशन में, यहाँ जीसीएसई बोलते हैं, और फिर ए लेवल में भी उसने टॉप किया था, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं हिंदुस्तान में. तो हम लोग के लिए कोई उपाय नहीं बचा. थोड़ी दिक्कत ये थी कि वहाँ बिहार का जो एटमॉस्फेयर था वो ठीक नहीं था उस समय, जो राजनीतिक जो उथल पुथल चल रही थी. तो मेरे पिताजी ने ही मुझे बोलना शुरू किया कि बेटा तुम मत आओ, वहीं रहो, जब सारे चीज़ स्टैब्लिश हो जाते हैं तब यहाँ आना. तो यहाँ आके मैंने एफआरसीएस किया. उसके बाद से मैं यहाँ ट्रेनिंग लेने लगा, और हम अपने क्षेत्र में, मैं और मेरी वाइफ दोनों आदमी स्टैब्लिश कर गए. और बाद में फिर हम लोगों ने अपना जो करियर है वो आज प्राइमरी केयर कंसल्टेंट हमने अपने कम्युनिटी बना लिया. तो मैं सर्जरी करता हूँ, मेरी वाइफ ऑब्स गायनी करती है. तो हम लोग खुश हैं, अपने काम से खुश हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हैं, और इसी ढंग से हमने अपना करियर बनाया. तो अच्छा लगा. हिंदुस्तान का भी एक एक्सपीरियंस रहा और यूके का भी एक्सपीरियंस रहा, और दोनों में हम लोग बिल्कुल अंतर समझ पाते हैं. तो ये रही मेरी छोटी सी भूमिका और थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन. और सर आपने जैसे अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, तो टिपिकली अगर किसी को सर्जन बनना हो तो क्या क्या एजुकेशन
का स्टेप्स रहता है और कितना टाइम लगता है जनरली, क्योंकि मैं मतलब मुझे जितना पता है डॉक्टर्स के लिए 7-8 साल की मिनिमम पढ़ाई रहती है टू गेन मास्टरी, और उसके बाद प्रैक्टिस चालू होती है जो भी आपको सीखनी पड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इसका जो प्राइमरी जो इसका क्वालिफ़िकेशन है, आपको इंटरमीडिएट होना होगा। हिंदुस्तान में जो है वो आपको इंटरमीडिएट होना पड़ेगा, और वो भी बायोलॉजी में, साइंस और बायोलॉजी में करना पड़ेगा। यूके में थोड़ा डिफरेंट है। यूके में आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी में ही पास करें, आपको इंटरमीडिएट करना पड़ेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पास कर सकते हैं, इसलिए कि वो जब आप यहाँ इंटर कर जाएंगे तो फिर आपको वो सारी तालीम दे देगा। हिंदुस्तान में इंटरमीडिएट बायोलॉजी में मस्ट है। उसके बाद वहाँ आप कंपटीशन में आप बैठिए। तो जिस समय मैं अपियर हो रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1978, तो उसमें करीब 50,000 लोग बैठते थे और 500 लोगों का होता था, तो रेशियो 1% लोगों का एडमिशन होता था। तो बहुत टफ कंपटीशन था, और आप ये समझ सकते हैं कि 120 नंबर में 100 नंबर आते आते क्लोज हो जाता था बिल्कुल। तो काफ़ी टफ था। तो हम लोग खुश नसीब थे कि हम लोग क्वालिफाई करके आए, और मेडिकल साइंस में मैंने एडमिशन रांची में लिया। मेरा पोजीशन 176 था आउट ऑफ 550। तो मुझे पटना और दरभंगा नहीं मिला, तो मैं रांची में मैंने एडमिशन लिया। रांची में एडमिशन में 4.5 से 5 साल का कोर्स होता है, 3 सेमेस्टर होता है। फर्स्ट MBBS, सेकेंड MBBS, फाइनल MBBS। तो कहीं ये 1.5 साल का, कहीं ये 2 साल का, ऐसे होता है। तो आपको तीनों MBBS में पास करना पड़ता है, और पास करने का जो क्राइटेरिया है वो 50% मार्क्स है। और सब जगह इम्तहान में 30% में लोग पास करते हैं, यहाँ आपको यू हैव टू गेट 50% मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन, और 75% में ऑनर्स होता है। तो इफ़ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट यू कैन गेट मोर देन 75% मार्क्स, तो उससे रैंकिंग आती है। तो ये MBBS करने का हो गया। MBBS करने के बाद आपको 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ता है, जो मैंडेटरी है, 3 या 4 सब्जेक्ट में। मेरे समय में 4 सब्जेक्ट था, आजकल उसको बढ़ा के 8-9 सब्जेक्ट कर दिया, ताकि आपको सब जगह के एक्सपीरियंस मिले। मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनी, पीडियाट्रिक और सारी चीज़ें, और डर्मेटोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, तो सब में पार्ट वाइज थोड़ा लोगों को बताना शुरू किया है। तो आप जब वो इंटर्नशिप कर लेंगे तो अपना आप करियर आप सेलेक्ट करते हैं कि आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं, कि आप सर्जरी में जाना चाहते हैं, कि आप ऑब्स गायनी में जाना चाहते हैं, कि आप पीडियाट्रिक्स में जाना चाहते हैं। तो वहाँ से वो अपने ब्रांच का सिलेक्शन शुरू होता है। जैसे मैं सर्जरी में इंटरेस्टेड था, तो मैंने सर्जरी में ज्वाइन किया। कई लोग ऐसे भी जो है जो मेडिसिन में ज्वाइन करते हैं, जो ऑब्स गायनी में ज्वाइन करते हैं। तो वो 1 साल का टेन्योर होता है। पहला जो हाफ 6 मंथ है उसको जूनियर हाउस सर्जनशिप बोलते हैं। तो 6 महीना आपने जूनियर हाउस सर्जनशिप किया, उसके बाद से फिर आपको 6 महीना सीनियर हाउस सर्जनशिप करना पड़ता है। तब आप एलिजिबल होते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम लें। हम लोग के समय में एग्ज़ाम जो था, मैं जिस समय पास किया उस समय सिंगल सब्जेक्ट और 10 सब्जेक्ट दोनों का शुरू हो गया था। आज तो सिर्फ 10 सब्जेक्ट है। वह आपको क्वालिफाई, आप नेशनल लेवल पर और आप स्टेट लेवल पर क्वालिफाई करते हैं। उसमें आपका रैंक, आज के नीट बोलते हैं, NEET शायद बोलते हैं। तो नीट के थ्रू एडमिशन होता है, तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आप अगर नेशनल लेवल पे क्वालिफाई किए हैं, यू कैन गो टू एनी स्टेट। आप अगर लोकली क्वालिफाई किए हैं तो वी आर ओनली कन्फाइंड टू द मेडिकल कॉलेजेस इन बिहार। तो मैं भाग्यशाली था कि मेरा दोनों में हुआ था। मैं आई कम्पीटेड इन नेशनल लेवल, आई हैव कम्पीटेड इन स्टेट लेवल। तो चूंकि मैं होम सिक था, तो आई टुक एडमिशन इन पटना। तो पटना में हम रहे 2 साल, हमने वहाँ से MS किया, और तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। तो माई वाइफ शी वाज फ्रॉम पटना PMC। तो मेरे लिए दोहरा इंटरेस्ट था कि एक तो बढ़िया इंस्टीट्यूशन था, और दूसरा मेरे ससुराल और मेरी पत्नी वहाँ रहते थे। तो हमने फिर MS किया, और MS करने के बाद, क्योंकि मैंने MS करने के बाद मैंने ज्वाइन किया था बिहार गवर्नमेंट का जॉब, तो मेरी पोस्टिंग एज ए सर्जन हुई। मैं सोनपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, रेफरल हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ पर मैंने 5 साल तक सर्जन का काम किया। और तब मैंने यहाँ आने की सोची कि भाई यहाँ आना है तो FRCS करना है। तो देन आई केम इन 1995 इन UK। तो ये यहाँ का वहाँ का हो गया। आप अगर चाहें तो मैं UK का भी डिस्क्रिप्शन दे दूँ आपको। हम बता दीजिए प्लीज। हाँ, तो UK में क्या होता है कि आप यहाँ जो क्राइटेरिया है वो है A लेवल को हिंदुस्तान में इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो यहाँ A लेवल का 2 पार्ट है, AS एंड प्रॉपर A। AS मतलब फर्स्ट ईयर। तो यहाँ आपको का जो
इवैल्यूएशन होता है वो सेमेस्टर बेसिस पे होता है. यू डोंट नीड टू अपीयर इन एनी एग्जाम. तो सेमेस्टर बेसिस पे आपको असेस करते जाते हैं. और एएस आते आते वो प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको क्या ग्रेड आएगा. तो आपको ग्रेड प्रिडिक्शन एएस लेवल में हो जाता है कि आपको यहाँ का ग्रेडिंग में ए बी एंड सी होता है एंड डी. तो आपको मेडिकल साइंस में आने के लिए ए से ऊपर ही चाहिए. आजकल तो ए स्टार बोलता है. तो ए स्टार का मतलब है कि आपको 90-95% मार्क्स चाहिए होना. तो वो जो प्रिडिक्ट करता था आपको देगा कि हाँ ठीक है आपको 10 स्टार आने वाला है, आपको 10 ए आने वाला है. तो उस बेसिस पर आप 4 मेडिकल कॉलेज में यहाँ अप्लाई करते हैं. उसका अपना सीवी आपका रहेगा. यहाँ पर जो आप सीवी भेजिए और अपना जो प्रिडिक्शन है वो भेजिए. उस बेसिस पर आपको इंटरव्यू कॉल करता है. यू डोंट नीड टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन. तो वो आपको बुला लेता है आपके इंटरव्यू में. इंटरव्यू में दे डोंट आस्क यू एनीथिंग अबाउट द मेडिसिन. वो मेडिसिन के बारे में एक लाइन नहीं पूछता. वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पूछता है. व्हाट यू डू अदर देन द मेडिसिन. कि आप स्पोर्ट्स में कैसे हैं, आप संगीत जानते हैं कि नहीं, आप एक्स्ट्रा क्या काम करते हैं, आप चैरिटी वर्क करते हैं कि नहीं. तो ये चीज पे इंटरव्यू होता है. व्हेन दे सेलेक्ट यू दे विल गिव यू ऑप्शनल ग्रेड. कि ठीक है आपको अगर 10 ए आ जाएगा और 10 ए स्टार आएगा देन यू आर थ्रू टू द मेडिकल कॉलेज. यहाँ मेडिकल कॉलेज तो उसमें मोस्टली आपका प्रिडिक्शन जो है ना उससे ज्यादा ही लोगों को आता है. यहाँ के टीचर लोग आपके माँ बाप से ज्यादा जानते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है. ये खूबी है उन लोगों की. वो प्रिडिक्ट करेंगे इसको 10 ए स्टार आएगा तो 10 ए स्टार आना ही है. मेरे बेटा को उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इसको 16 ए स्टार आएगा तो ये 16 ए स्टार लेके आया था. तो वो जानते हैं कि हाउ वी हैव टू डू दैट. यहाँ का जो मेडिकल जो करिकुलम है उसमें सेम होता है. प्री मेडिकल, पैरा मेडिकल एंड क्लिनिकल. तो 2 साल का होता है प्री मेडिकल. ये तो 2 साल 2 साल 1 साल तो 5 साल में यहाँ भी वैसा ही होता है. लोग असेस करता जाएगा आपको. यू डोंट नीड टू अपीयर. और फिर आपको असेसमेंट पर आप पास करते हैं और ग्रेडिंग करेगा आपको. आप परसेंटाइल में आते हैं. आप टॉप परसेंटाइल में है, 5th परसेंटाइल में है, 1st परसेंटाइल में है. उससे आपको प्रिडिक्शन होता है. और उसके बाद से देन यू क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन. तो पोस्ट ग्रेजुएशन में वही चीज है. यू डोंट नीड टू अपीयर. अगेन वहां पर रेफरेंस का काम होता है कि बोलेगा तो तो आपका इंटरव्यू हो गया आपकी ग्रेड पर. जैसे मान लीजिए कि आप टॉप डिसाइल में आते हैं तो दे विल कॉल यू और दे विल इंटरव्यू. आप वहां से अपना ब्रांच सिलेक्शन कर लें, अपना ब्रांच ज्वाइन कर लें. तो थोड़ा सा डिफरेंस है वहां के सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में. यहाँ का सिस्टम बहुत बढ़िया है. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेरा बेटा यहाँ मेडिकल साइंस कर रहा था तो वो आता था हमसे डिस्कशन करने के लिए. तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग दोनों आई मीन बहुत अच्छे स्टूडेंट थे. टॉप 5 में रहते थे. यूनिवर्सिटी में पोजीशन रहता था. लेकिन जब वो हम लोग से डिस्कशन करता था तो लगता था कि हम लोग कुछ जानते ही नहीं. तो यहाँ के पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है. हम लोग यहाँ वो पढ़ाई हो सकता है कि अब शुरू हो गया होगा. हो सकता है कि यहाँ प्रॉब्लम बेस्ड यहाँ टीचिंग होता है. आपको एक प्रॉब्लम दे देगा, आपको सॉर्ट आउट करने के लिए बोलेगा और उस पर डिस्कशन होता है. हम लोग क्या है कि आपको लिखित रूप में आप एक नोट्स लिखे, इंसुलिन पर आप नोट्स लिखे, हाइड्रोकेफलोस पर आप नोट्स लिखे. आप इसमें एक कंडीशन देता है देन यू हैव टू राइट इट डाउन. तो वी डोंट डेवलप द राइट अप्रोच टू दैट. मैं जब इस कंट्री में आया तो मुझे नॉलेज की कमी नहीं थी. मुझे ओरिएंटेशन की कमी थी. मैं जानता नहीं था कि पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है, पेशेंट से बात कैसे करनी है. यहाँ इंटर पर्सनल जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ मरीज को लोग हमेशा लोग सर बोलता है. हाउ कैन आई हेल्प यू सर, कैन यू कम एंड सिट डाउन. वहां लोग डॉक्टर ही को सर बोलता है. तो दिस कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है. यहाँ मरीज को आपको सब सारी बातें बतलानी होगी. किसी को कैंसर है तो आपको बोलना पड़ेगा उसको. हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग बैड न्यूज. तो उसमें आपको बिठा के उसको बतलाना पड़ेगा कि आपको कैंसर है. हिंदुस्तान में क्या होता है, लगा मत बोलिए बेचारा आज ही मर जाएगा. तो टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है हिंदुस्तान का और यहाँ. लेकिन हर जगह की चीजें सीखने लायक है. हमारे यहाँ जितने भी हिंदुस्तान के लोग जो ग्रेजुएट होते हैं दे आर वेरी वेरी नॉलेजेबल. बहुत नॉलेजेबल लोग रहते हैं. यहाँ के लोग का प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत बढ़िया होता है. आप किसी से बात करोगे कि इस डिजीज का 5 कॉजेज बताओ तो वो बताएंगे जो कॉमनेस्ट है उससे जो रेयरेस्ट है वो बताएंगे. हिंदुस्तान में क्या है, आई नो 144 कॉजेज और वो बोलना शुरू कर देगा निमोनिक्स की तरह. तो दे डोंट हैव दैट कंसेप्ट हाउ टू अप्रोच द पेशेंट.
ठीक है, मैं बोलते बोलते ज्यादा बोलता हूँ तो आपको नहीं नहीं रोकना नहीं, कोई पड़ेगा बीच दिक्कत में। नहीं है, हमको जितना डिटेल में पता चलेगा उतना अच्छा है। हाँ ठीक है, और आगे और भी आगे का प्रश्न पूछिए। हाँ हाँ। तो सर जैसे व्हाट मेक्स अ गुड डॉक्टर, हम्म तो लाइक हाँ देखिए, इसका इसका हम लोग का है एक दो चीज में है। एक हिपोक्रेटिक ओथ बोलता है कि आप व्हेन यू पास इट यू हैव टू बी वेरी लॉयल टू द पेशेंट। पेशेंट आपका जो है वही सबसे बड़ी बात है। यू कैन नॉट बिट्रे पेशेंट। आपको पेशेंट के साथ हमेशा बेटर। दूसरा बोलता है कि हम लोग गुड मेडिकल प्रैक्टिस बोलते हैं। गुड मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, आपको ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा, पेशेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको अपने परिवार को दरकिनार करना पड़ेगा। व्हेन यू आर ऑन कॉल यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग अदर दैन द पेशेंट। पेशेंट आप अगर घर भी चले जाते हैं तो यू आर थिंकिंग ऑफ द पेशेंट। आपको ये चाहिए होना कि आपका पेशेंट आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। और आप यहाँ आप बिल्कुल पेशेंट से झूठ नहीं बोल सकते हैं। इफ यू डोंट नो, जैसे मैं कभी अगर पेशेंट देख रहा हूँ और मुझे अगर कोई चीज नहीं आती है तो मैं ओपनली बोलता हूँ कि सॉरी आई डोंट नो बट आई विल फाइंड इट आउट एंड कम बैक टू यू। हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान में आप अगर बोलते हैं कि आप नहीं बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं तो आपको बोलेगा ये डॉक्टर बिल्कुल फोसा आदमी है, इसको कुछ नहीं आता है। तो वो ट्रस्ट जो वर्दी जो अप्रोच है, आपका जो आपकी जो फ्रैंकनेस है, स्पष्टवादिता है, वो आपकी घट जाती है। वहां आप जो बोल दिए, आप डॉक्टर का बोला हुआ मतलब ब्रह्मा की लकीर है। यहाँ का जो पेशेंट है वो शोध करके आता है, वो इंटरनेट पर पूरा पता करके आएगा। अब आपसे जानना चाहेगा कि इसमें से कौन सा चीज बेहतर है। तो आप अगर उस पेशेंट से ज्यादा बढ़िया नहीं जानते हैं तो देन यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट। और सारी चीजें तो गुड मेडिकल प्रैक्टिस जो है उसका 7 8 9 उसका पॉइंट्स है। आपको हमेशा उसको फॉलो करना है। और आपको हमेशा व्हाट वी हैव टू नो। मैं जब एमएस पास किया, मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि जब मैंने एमएस पास किया तो मेरे जो ट्रेनर थे, मेरे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एस.एन. मिश्रा, वो काफ़ी क्वालिफाइड आदमी थे, 3 4 दिन से फार्सीज किए हुए थे। तो हमने पास किया तो मुझे बुलाया, बोले कि बैठ जाओ मेरे साथ। और वहाँ ऐसा होता नहीं है कि आप किसी को वाइन सर्व कीजिए। तो मैं और मेरे एक कलीग से बैठ गया, बोले कि वी कैन हैव वाइन टुगेदर। तो हम लोग दोनों आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि हम लोग इनके साथ शराब कैसे पिएंगे। तो निकाले, हम लोग बैठ गए और बोले कि नो यू कैन हैव इट। तो हम लोग लिए। और उसके बाद से इधर उधर की बातें हुई, बोले कि तुम एमएस कर लियो, नाउ एस्टैब्लिश सर्जन, यू व्हाटएवर यू वांट टू डू दैट। उन्होंने 3 बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई, मैं आज भी उसको फॉलो करता हूँ। वो बोले कि गुड सर्जन दे नो हाउ टू ऑपरेट। हमने कहा कि क्या बात है। बोले बेटर सर्जन दे नो व्हेन टू ऑपरेट। एंड सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि द बेस्ट सर्जन दे नो व्हेन नॉट टू ऑपरेट। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका लिमिट क्या है। द मोमेंट यू नो दैट आई कैन नॉट डू दैट, यू मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। हिंदुस्तान में नहीं होता है। हिंदुस्तान में है कि आदमी लगा हुआ है, नहीं भी जानता है तो देखिएगा बहुत सारा कैजुअलिटी हो जाता है। दे आर नॉट एक्सपीरियंस इनफ टू डू इट, दे विल ट्राई टू वर्क इट आउट। तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो कई चीजें ऐसी है कि जैसे ये चीज है कि आपको यू हैव टू नो योर लिमिटेशन। आपको ये जानना होगा कि आप नहीं जानते हैं। दूसरी बात है कि आपको डे टू डे बेसिस पर लर्न करना होगा। हम लोग स्टिल वी गो फॉर द कोर्सेज, स्टिल वी गो टू फॉर द वर्कशॉप। अभी भी हम जाते हैं, हम सीखते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ लोग ये महसूस नहीं करता कि हम नहीं जानते हैं। दे डोंट हैव दैट टैबू के लिए हम बोल रहे हैं नहीं जानते तो लोग क्या बोलेगा। मैं इस कंट्री में आया तो कंप्यूटर का तो हम लोग को नामो निशान नहीं था हिंदुस्तान में। 95 में कंप्यूटर जब हम यहाँ आए तो यहाँ सारा काम कंप्यूटर होता है, पेपरलेस है। यू डोंट नीड टू गिव एनी लेटर टू एनीबॉडी, सारा चीज पेपरलेस होता है। डिस्चार्ज लेटर सारा चीज पेपरलेस है। तो मैं आया तो मैं तो जानता ही नहीं था कि कैसे कंप्यूटर पर काम होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आई एम फ्रैंक एनफ टू एडमिट इट। मेरे दोनों बच्चे स्कूल में आगे खूब अच्छे से कंप्यूटर पर काम करते थे, 10 उंगली से टाइप करते थे। मैं तो एक उंगली से भी टाइप नहीं कर पाता था। मैं बिल्कुल लज्जा से गड़ गया। हमने पता किया कि यहाँ कोई जगह कंप्यूटर सिखाता है कि नहीं सिखाता है। यू वोंट बिलीव, मैं रात में 8 बजे काम खत्म करके आता था, 1 घंटा में कंप्यूटर सीखने जाता था और कंप्यूटर सीख के आए। और विद इन ए वीक और 10 डे हम लर्न करना शुरू किए। 1 उंगली से टाइप किए, फिर 2 से किए, फिर 3 से किए। नाउ वी आर वर्किंग ऑन
28 ईयर्स में मैं कंप्यूटर में IT से मैं जानता हूँ क्या हो रहा है, कैसे काम करना है। तो ये चीजें आपको सीखने की है। यहाँ की बहुत सारी चीजें जो है सीखने की। पंक्चुअलिटी डॉक्टर का ये भी एक क्राइटेरिया है। आपको 8 बजे से काम करना है तो आप 8:01 नहीं कर सकते। Go at 8 o'clock. If you're finishing at 6 o'clock, you finish at 6 o'clock. आप ग्लव्स निकाल दीजिए. Nobody will ask you आप क्यों निकाल दिए ग्लव्स. हिंदुस्तान में क्या है कि लोग आया और अपना चश्मा टोपी रख दिया या अपना बैग रख दिया टेबल पर, चला गया. And their physical presence is there. It means उनकी हाजिरी बन चुकी है. They are not accountable. Accountability की बड़ी कमी है. तो ये यहाँ पर है कि पंक्चुअलिटी है. आप आ जाइए. आपका दूसरी बात क्या है कि आपको if you want to go somewhere, मान लो कि आपको एनुअल लीव मिल रहा है, आपको एनुअल लीव लेके कहीं जाना है, आपको ये नहीं बताना कि आप कहाँ जा रहे हैं. You are supposed to go anywhere in the world. You are free to go. ये नहीं कि एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो, प्राण देते रहता है जाके वहां पर कि हमको एनओसी लेना है. मैं आई एम टेलिंग यू वन फ्रैंक स्टोरी. हमारे बैचमेट लोग को हमने यहाँ बुलाया था, करीब 58-60 लोग आए थे. हमने यहाँ मीटिंग किया था अपने RMCH का. कई लोग नहीं आ पाए, उनको एनओसी नहीं मिल पाया. दे अप्लाइड फॉर द एनओसी, बोला कि ना आप स्टेशन छोड़ नहीं सकते. तो हम लोग कहा कि भाई एनओसी का क्या चक्कर है. तो नहीं, आपको यहाँ लेना पड़ेगा तब आप जा सकते हैं. तो ये सब चीजें आपको लिमिट कर देता है आपके वर्क को. ये चीज तो आपने और हाँ, ये चीज आपने जो बोली उससे मतलब मैं रिलेट तो नहीं, लेकिन मैंने देखा है बहुत कि इंडिया में, खास करके इंडिया में, ये पंक्चुअलिटी और दूसरों के टाइम को रिस्पेक्ट करने वाली क्वालिटी बहुत कम लोगों में है. कि जैसे दोनों साइड, डॉक्टर जैसे आपने बोला कि सामान रख के निकल गए, तो उनको अपने पेशेंट्स के टाइम की वैल्यू नहीं है कि भाई 8 बजे का आपने अपॉइंटमेंट दिया है तो 8 बजे शुरू करो. और दूसरी साइड पे पेशेंट्स को भी कई बार ऐसा होता है कि एंटाइटल फील करते हैं कि डॉक्टर बैठा रहेगा, कोई बात नहीं, हम 10 बजे तक उसका टाइम है तो भी 10:30 तक बैठेगा. तो वो एक इंडिया में तो मुझे लगता है जनरल प्रॉब्लम बन चुकी है. दोनों लेकिन तरफ से देखिए, हाँ, टाइम स्लॉट की बात होती है. यहाँ अगर 15 मिनट्स का स्लॉट है, आप अगर 2 मिनट भी लेट हो गए तो आप 2 बार अपोलोजाइज करते हैं. आई एम सॉरी, आई एम रनिंग लेट, बट यू नो आई वाज डूइंग सम इमरजेंसी वर्क. यू हैव कल्चर टू अपोलोजाइज टू द पेशेंट. वहां नहीं होता. वहां मरीज भी आता यही सोच के कि डॉक्टर बैठा हुआ है, देखते रहें. डॉक्टर को लगता है कि अगर हम देर से जाएंगे तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, 4 आदमी खड़ा होकर प्रणाम करेगा. ये इससे इस चीज से आप इस नोबल प्रोफेशन में है. You have to justify your work. You have to justify your training. You have to justify your knowledge. ये इस कंट्री में आके मैंने सीखा. हिंदुस्तान में हम वहाँ प्रैक्टिस करते थे. मेरा 30 बेड का नर्सिंग होम था, तो हम लोग जाते थे तो बीमार मरीज और ऑक्सीजन लगा हुआ है, नाक में ट्यूब लगा हुआ, खड़ा हो जाता था, प्रणाम सर. तो हम लोग को अजीब लगता था कि भाई देखो ये आदमी बीमार है, ये हमको प्रणाम कर रहा है. तो उस कंसेप्ट से हम लोग हट नहीं पाए हैं. यहाँ पर बिल्कुल नहीं है. यहाँ मरीज पे पास आप जाइए, यू हैव टू इंट्रोड्यूस, कर्टन खींचिए, उससे परमिशन लीजिए कि कैन आई एग्जामिन यू, कैन आई टॉक टू यू. तो ये चीज, जो कल्चर, जो एटिकेट है, जो वो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है. पंक्चुअलिटी की बात है. कभी आपके यहाँ कोई अगर फ्रेंड आने वाला है और अंग्रेज मित्र है आपका, देशी मित्र तो हर जगह वैसे ही है, अंग्रेज मित्र आपके यहाँ अगर आने वाला है तो वो बोलेगा कि आई एम कमिंग एट 8 o'clock. तो आई कैन सी कि वो आदमी हमारे ड्राइववे में पार्क किया है और 8 बजे वो घड़ी देखेगा, आपके यहाँ नॉक करेगा. व्हाट ए पंक्चुअलिटी. तो ये चीज तो हम इस अपने बच्चों को, सब लोग को बोलते हैं. यहाँ की हमेशा देखिए दोहरी संस्कृति की बात होती है. क्योंकि मैं जैसा साहित्यिक आदमी भी हूँ, तो दोहरी संस्कृति की जो बात होती है उसमें मैंने हमेशा अपने बच्चों को कहा है कि दोनों जगह की अच्छी बातें सीखो और उसको मिलाओ, और देन एक नया जो एक कलम है, नया एक पौधा तैयार करो जिसमें अच्छी बातें तुम सीखोगे. यहाँ रहने के बाद हमने दोनों बच्चों को अपने अपने संस्कार से जोड़े रखा. इसलिए कि दो हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं, और दे आर वेरी गुड इन देयर ओन ब्रांच. इसलिए कि कभी एशियन लोग आ गया, आपको कम्युनिकेट करना है कि यू डोंट नीड इंटरप्रेटर टू टॉक. आप किसी मरीज से, जैसे मैं अपने मरीज से बात करता हूँ तो कई मरीज तो हमसे दिखाने आते हैं कि डॉक्टर मेरे लैंग्वेज में बात करता है, ही टॉकिंग अबाउट माई लैंग्वेज. तो दे फील मोर सपोर्टेड. तो भाषाविद होना या अपने संस्कार में जीना बुरी बात नहीं है. आप लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. दूसरी बात यहाँ पर एक और अच्छी बात क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा. हिंदुस्तान में नहीं होता है.
मैं जब हिंदुस्तान में था, मैं अपनी बात बताता हूँ, हमने शुरू से वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन किया है। मैं वहाँ 6 दिन काम करता था, संडे बिल्कुल ऑफ। संडे को मैं कोई काम नहीं करता था और संडे को मैं अपने परिवार के साथ बिताता था। मैं परिवार को लेके बाहर गया, लोगों को खाना खिलाया होटल में, सिनेमा देखने गए, किसी रिश्तेमंद के यहाँ गए। तो मैं संडे का डे एक अपने लिए बचा के रखता था। यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहाँ आपको 5 days a week वर्क है। आप 5 ही दिन काम करते हैं, मंडे टिल फ्राइडे। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। तो आपको अगर 2 दिन ऑफ नहीं देगा तो यू विल नॉट रिकवर फ्रॉम द हार्ड वर्क। यहाँ का काम 9 से 10 घंटे का होता है। आप 8 बजे जाओ और शाम में 6 बजे लौट के आओ। तो आप 10 घंटे काम करते हैं। कोई अभी 9 बजे शुरू करता है, कोई अभी 8 बजे शुरू करता है। तो यू वर्क फॉर 10 आवर्स। अगर आप 9 आवर्स काम करते हैं तो 45 आवर्स काम करते हैं। आप अगर 10 आवर्स काम करते हैं तो 50 आवर्स काम करते हैं। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर टूज। आप बिल्कुल अपने पैर पे खड़े रहते हैं। आप मन कभी कभी तो होता है कि आपको लंच लेने का समय नहीं मिलता है, तो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो आप अगर 5 दिन अगर काम करेंगे पूरे अपने टूज पे and giving you flesh and bone, आपको समय कहाँ मिलेगा रिकवरी करने का। तो गवर्नमेंट दे गिव यू 2 days to recover so that you can go back to work on Monday with your full zeal and enthusiasm. तो ये होता है। और काम में के प्रति इतनी ऑनेस्टी है कि आप कभी ये नहीं कर सकते कि हम माने कोई आदमी काम चोर है, जो गया काम करेगा। एक और मैं बताता हूँ, मैं जिस कंट्री में आया तो यहाँ पर स्वीपर्स जो है सवेरे में साफ करती है। वो इसलिए कि क्लिनिक शुरू होता है 8 बजे, तो वो 6 से 7:30 तक पूरा काम खत्म कर देती है। और मैं जब जाता था बाहर निकल के तो देखता था कि कोई खड़ा नहीं है सामने में। And she is doing the work. She has to finish the work because she has to complete the work. उसके वर्क में वो इंक्लूडेड है। इंडिया में क्या होता है, रोड अगर बहाने वाले जमादारी नगर आए तो उसका अगर हेड बैठा हो तो बहारन चल रहा है, अन्य जो बैठ के वो अपना गप्पे मार रही है। वर्क कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ हिंदुस्तान में। आई डोंट नो प्राइवेट सेक्टर में होगा, हॉस्पिटल में अभी भी वर्क कल्चर नहीं आया है। तो ये सारी चीजें जो है वो सीखने की चीज है। आप जहां भी जाएं, मैं तो अपनी जिंदगी में हर दिन 2 बातें सीखता हूं। हो सकता है मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे भी मैं 2 बातें सीखूं। सीखने की ललक आपको होनी चाहिए। जिस दिन आप ये सोच ली कि आप सारी बातें जानते हैं पूरे ब्रह्मांड का, उस दिन आपका अंत हो गया। और सर, आप अभी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात कर ही रहे थे, तो हम वैसे वैसे एंड में पूछते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन अच्छा, क्योंकि वी आर ऑन द टॉपिक, मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क कि क्योंकि एज अ डॉक्टर आपका जो काम है वो डायरेक्टली आपके जो पेशेंट्स हैं, लेकिन अगर जनरल सेंस में बात करें तो क्लाइंट्स या कस्टमर्स होते हैं वो, जस्ट टू जनरलाइज, नॉट कि टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी, लेकिन तो उनका जो लाइफ है या उनका जो हेल्थ है आप डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और वो चीज उनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। तो उस चीज का स्ट्रेस आप कैसे हैंडल करते हैं? या शुरुआत में अब देखिए शायद ना होता हो, लेकिन शुरुआत में तो जरूर रहता होगा वो डर। देखिए आदमी का पर्सनालिटी है। कई लोग हाई स्ट्रंग पर्सन होते हैं, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। उनको आप कुछ भी कर लो वो हमेशा स्ट्रेस रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे कलीग ऐसे हैं कि वो ऑपरेट करके जाते हैं और वो 5 बार वार्ड में फोन करते हैं कि मेरा मरीज ठीक तो है ना, मेरा मरीज ठीक तो है ना। तो वो उसकी पर्सनालिटी हो गई। कई लोग होते हैं बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, जैसे आई एम ए रिलैक्स। मैं अपने काम पे भरोसा रखता हूँ, मैं अपना काम पुख्ता करता हूँ और काम करके मैं ये निश्चित रहता हूँ कि मैंने काम पूरा किया हुआ है। तो वो एक आपका अपना व्यक्तित्व जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। दूसरी चीज है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको पहले कहा, मैं अगर 8 बजे काम करने जाता हूँ तो 8 से 6 तक मैं बिल्कुल अपने काम में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ बहुत एसेंशियल है। आप हॉस्पिटल में जाए, स्विच ऑन हो जाए। आप हॉस्पिटल का काम फिनिश करें, स्विच ऑफ हो जाए। मैं घर पर आता हूँ, मेरा अपना समय है। मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने हॉबीज के साथ मैं इंटरटेन करता हूँ और उसमें मैं किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहता और होता भी नहीं है मुझे। लोग जानते हैं कि वो डॉक्टर कन्हैया जो है वो ही नॉट गोइंग टू इंटरटेन एनीथिंग आफ्टरवर्ड। क्योंकि हम अगर काम करके चले आए हैं तो मेरे एब्सेंस में ऑन कॉल आदमी वहां बैठा हुआ अस्पताल में या जहां हम काम करते हैं, दे हैव टू डील विद दैट। आई डोंट नीड टू बी इन्वॉल्व इन दैट। तो ये आपको ये हो गया। तीसरी बात क्या है कि आपको यू हैव टू मेक श्योर व्हाट्स योर लिमिटेशन। कई लोग ऐसा होता है कि वो काम लेते चले जाते हैं। आई नो सर्टेन पीपल जो काम खत्म नहीं होता तो घर ले आते हैं। आप घर पर काम ले आए तो आपने तो अपने घर की इन्वायरमेंट तो बिल्कुल खत्म कर दिया ना।
घर में कोई आदमी मान आया, अब बच्चों से बात नहीं करके, मान ली हम टीवी बैठ के देख रहे हैं तो हम रिलैक्स कर रहे हैं ना, इट्स माई ओन टाइम टू रिलैक्स। हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो अपने 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 अतीत के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई एम रिलैक्सिंग। तो ये आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ जरूरी है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, एंड यू नो योर लिमिट। कई लोग ऐसा होता है कि यहाँ 5-5 दिन काम करते हैं। डॉक्टर इज वन ऑफ द प्रोफेशन इसमें डिप्रेशन रेट और स्ट्रेस का रेट बहुत हाई है। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, दे आर वेरी प्रोन फॉर दैट। नर्सेज, इन लोगों का बहुत ज्यादा होता है। मेरी खुश नसीबी है कि मैं यहाँ पर 28 साल में काम करता हूँ, मुझे आज तक मैं कभी आज तक मैं ऑफ सिक नहीं होता हूँ। वर्क लाइफ हम जानते हैं। अगर हम जैसे हमने क्या किया कि मैं 62 साल का हुआ और मैंने अपना रिटायरमेंट ले लिया। कई लोग हमारे घर के बोल रहे हैं कि नहीं आप अच्छे कंडीशन में, व्हाई यू आर रिटायरिंग। हमने कहा कि नो, आई वांट टू रिटायर एंड देन आई विल कम बैक। तो हम रिटायर किए क्योंकि मेरा इतना अच्छा रिपुटेशन था कि हम लोगों से कहा आई वांट टू कम बैक, बोला कि आ जाओ। तो हमने अपना काम 5 दिन से घटा के 2.5 दिन कर दिया। तो मैं 2.5 दिन काम करता हूँ। तो 2.5 दिन काम करने से क्या होता है कि आप गए सवेरे में काम किए, आप 3 बजे 4 बजे तो वापस लौट के आ गए। 4 बजे से आपका अपना काम है। मान लीजिए एक वीक में हमेशा एक दिन चाहिए ऑफ रखना। जैसे यहाँ 5 डेज वर्क है, तो बेटर जो बहुत होशियार आदमी होता है वो मंडे ट्यूसडे काम करता है, वेडनेसडे ऑफ ले लेता है, यू रिकवर। फिर थर्सडे फ्राइडे काम करता है, देन ही रिकवर इन 2 डेज। तो यू नीड टू ब्रेक। यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं कि आपको, मैं जब काम करता था शुरू में तो मैं हॉलीडे बहुत कम लेता था। तो मेरा कंसल्टेंट हमको एक बार बुला के पूछा कि व्हाई यू डोंट टेक हॉलीडे। उसको लगा कि साला ये आदमी हमेशा काम करता है डंकी की तरह, व्हाई ही नॉट टेकिंग एनी हॉलीडे। तो उसको हमने बताया कि सर देखिए, मैं हॉलीडे इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मेरी फैमिली अभी हिंदुस्तान में है। तो हम मेरी 6 वीक की जो लीव है, 6 महीना में 6 वीक्स का लीव मिलता था, 3 वीक्स का लीव, और दूसरे 6 महीना में 3 वीक्स का लीव। तो मैं दोनों लीव को इकट्ठा करता था। एक के अंत में मैंने ले लिया, एक के मैंने शुरू में ले लिया, तो मुझे 6 वीक्स का लीव हो जाता था। और मैं लेके हिंदुस्तान चला गया, अपने परिवार से मिल के चले आए। तो ये चीज मैंने उसको रीजन दिया कि हम आई एम नॉट टेकिंग बिकॉज़ आई वांटेड टू यूटिलाइज माय होल 6 वीक लीव इन वन गो। बोलेगा हाँ बट अच्छी बात है, तुम जरूर करो। तो यहाँ लोग क्या करते हैं कि 2 महीने काम करता है, क्या 6 वीक काम करेगा, 1 वीक का छुट्टी लेगा, कहीं हॉलीडे पे जाएगा, कहीं गया, घर पे लेके बैठ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठते हैं, घर का काम धाम करते हैं। यहाँ DIY बहुत बोले, आई डोंट नो, DIY जानते हैं आप? डू इट योर्स। तो यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो अपना DIY काम करते हैं। घर में फ्लोर बनाना है तो कुछ करना है तो दे डू इट, तो दे रिलैक्स। यहाँ DIY को हराम नहीं मना देता। हिंदुस्तान में आप अगर डॉक्टर होके अगर बाहर बैठ के आप अगर गार्डन में काम करें तो 4 आदमी आपको हंस देगा, देखो डॉक्टर ये अपना पैसा बचा रहा है, गार्डनर नहीं रख सकता है। टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। यहाँ कहा इफ यू डू योर ओन वर्क यू लव इट। हमारी वाइफ जो है शी वर्क्स हार्ड, बट उसको गार्डनिंग का शौक है, आती है गार्डन में चली गई, गार्डनिंग कर रही है। तो सारी चीजें यू हैव टू मेक योर वर्क लाइफ बैलेंस, ये बहुत जरूरी है। तो ये इससे आप स्ट्रेस बचा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेस। कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो स्ट्रेस में है। तो यहाँ रेगुलर चेकअप होता है, आप जाइएगा, हम लोग का जो अप्रेजल होता है उससे पूछा जाता है डू यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, डू यू फील एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस। तो हम जिसको प्रॉब्लम वो शेयर करता है, बोलता है कि आई एम फीलिंग ए बिट स्ट्रेस। तो उसको बोला था ठीक है, डोंट वरी, यू टेल योर लाइन मैनेजर, यू टेल योर सीनियर एंड यू गो फॉर ऑफ। तो यहाँ आप अगर 1 वीक ऐसे भी चाहे तो आप छुट्टी 1 वीक के लिए आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। 1 वीक यू कैन सेल्फ सर्टिफाई, यू कैन गो ऑफ सिक। तो कई लोग ऐसे हैं कि आपको यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट यू आर स्ट्रेस्ड और यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड। ये कई लोगों को इंसाइट नहीं होता है। कई लोग उसको बोलते हैं कि यार तुम बहुत ऑफ लग रहे हो। तो यहाँ ऐसा भी होता है कि आप जाएंगे तो आपको अगर देर से पहुंचेंगे तो आपको तुरंत आपका जो इमीडिएट सीनियर पूछेगा कि एवरीथिंग ओके, आर यू ऑलराइट। दे गिव यू हिंट, आपसे पूछना चाहता है कि आप मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम है। जैसे मैं बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, मैं ऑफ सिक बहुत कम होता हूँ। मेरी वाइफ ज्वाइन की तो आते आते बेचारी बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गई तो दोनों बच्चे मेरे उस समय पढ़ते नहीं थे। तो आई एम द लोन पर्सन, आई एम द ओनली अर्निंग पर्सन। तो हम काम करते थे, तो हम काम पे जाते थे तो कभी देर हो जाते थे, कभी हम आई एम ए जोवियल पर्सन, हमेशा हम जो ट्रैक कर रहे हैं, लोग से बात कर रहे हैं, तो हमको वो लाइक करता था। तो हम देखे कि 2 दिन से देखा बहुत हम ऑफ है। एक जो हमसे जो इमीडिएट सीनियर था वो बोला कि क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, एवरीथिंग ऑल राइट।
तो अंदर से मैं उबल पड़ा, बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली आई हुई है, माय वाइफ इज इल एंड आई हैव डिफिकल्टी टू कोप विद दैट। कुछ नहीं बोला हमसे, ही वेंट टू माय इमीडिएट बॉस। अब बॉस मेरे पास तुरंत आ गया, बोला कि कृष्णा, आई हर्ड दैट यू हैव सम प्रॉब्लम, सम फैमिली प्रॉब्लम। तो बोले कि यस, व्हाई डिडंट यू टेल मी? बोला कि आई एम गिविंग यू ए वीक ऑफ, गो वर्क। तो ये चीज यहाँ पर, तो वो देखो, मैं उस समय बिल्कुल नया था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि आप इस बात को उठाना है, लेकिन मैं इस बात को जानना कि अगर आप ट्रबल में हैं तो आपका जो इमीडिएट सीनियर है वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। इसलिए कि आप एक वीक का छुट्टी लेके आइएगा, देन यू वर्क विद द 100% ऑफ योर एफर्ट। ये चीज है कि आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। देखिए, डिप्रेशन का रेट बहुत हाई है। 1 in 3 पीपुल, पहले तो 1 in 4 था, और 1 in 3 पीपुल दे आर डिप्रेस्ड, दे आर ऑन द मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट पे है, काउंसलिंग पे है, सीबीटी में है। बहुत लोग को ऐसा होता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ टू मेक ए वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ टू रिकॉग्नाइज योर ओन इलनेस, एंड हाउ यू नो दैट योर लिमिटेशन। ये 3-4 चीजें बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है सर। ऑल्सो आपका जो करियर है उसमें प्रोग्रेशन कैसे रहता है, लाइक स्टेजेस वगैरह कैसे होते हैं? देखिए, यहाँ का प्रोग्रेशन यहाँ है कि आप, इफ यू डिजर्व, आप अगर डिजर्व करते हैं तो आपका कहीं भी आपको कोई रोकेगा नहीं। प्रॉब्लम होता है जो मीडियोकर लोग हैं, मीडियोकर लोग को compete करना पड़ता है यहाँ के वाइट पीपल से। आप अगर आउटस्टैंडिंग हैं तो आपको कहीं रोक नहीं है। दे विल, यहाँ का लोग आपको बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये आदमी पोटेंशियल है। स्टेट पैटर्न प्रोग्रेशन है। आप यहाँ पर इसको FY1 FY2 करके बोलते हैं। तो आप अपने FY1 में आए, वहां से आप आगे FY2 में गए। आप जहां जाना चाहते हैं आपको आपका जो सीनियर वो हेल्प करेगा। कभी कभी यहाँ करियर गाइडेंस भी दिया जाता है। मान लिया आप अनसर्टन है कि क्या ज्वाइन कीजिए, तो यू हैव फ्री करियर गाइडेंस एडवाइस आपको रहता है। वो आपसे जाकर उससे मिलिए, आपसे बात करेगा, आपको बताएगा, और आप बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ प्रोग्रेशन है कि पहले FY1, फिर FY2, फिर स्पेशल ट्रेनिंग होता है, ST1, ST2, ST3, ST4, ST5। उसके बाद से आप कंसल्टेंट बनते हैं। कंसल्टेंट बन गए, उसके बाद से हाईएस्ट जो पोजीशन यहाँ होता है प्रोफेसर का। तो प्रोफेसर इज द हाईएस्ट वन। हिंदुस्तान में है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ ऐसा नहीं है। यू आर आइदर कंसल्टेंट, व्हेन यू आर वेरी वेल, मे बी आप सीनियर कंसल्टेंट हो सकते हैं, देन यू आर मे बी इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड देयर इज द अल्टीमेट इज द प्रोफेसर। तो हमारे कई लोग, एशियन जो लोग हैं, हिंदुस्तान से भी आए हुए लोग हैं, और जो यहाँ के बॉर्न बॉटअप है, यहाँ के जो हिंदुस्तान के जो एशियन जो बॉर्न एंड बॉटअप जो मटेरियल है, जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग, दे आर आउटस्टैंडिंग। होता क्या है कि बीज अच्छा है और यहाँ की इन्वायरमेंट अच्छा है, तो पौधा बहुत बड़ा बड़ा, हर पेड़ यहाँ बरगद हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है। हिंदुस्तान में क्या होता है कि आपके यहाँ बहुत, यहाँ देखिए, रिजर्वेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर मेरिट में हैं तो आप टॉप पे हैं। हाँ, यहाँ के लोगों को, गरीब बच्चा मान लीजिए है, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप का बच्चा है, उसको एजुकेशन फ्री है, उसको बस की सर्विस फ्री है, मुफ्त खाना मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, फ्री किताब मिलेगा, बट दे हैव टू कम्पीट विद द नॉर्मल पीपल। इसलिए यहाँ मिलावट नहीं होती है, यहाँ कंप्रोमाइज नहीं होता है। जितने सारे लोग हैं सब टॉप लेवल पे हैं। और यहाँ का आज अंग्रेज जो 10% है, 10% जो 5 to 10% जो ब्रिटिश जो वाइट पीपुल है, दे आर आउटस्टैंडिंग। वो जीनियस होता है, और वही इस कंट्री को रन करता है। जो 90% लोग हैं वो तो मैट्रिकुलेशन O लेवल किया, अप्रेंटिसशिप में कहीं जुड़ गया, कहीं कुछ काम कर रहा, कहीं कारपेंटर हो गया, कहीं पर ब्रिक लेयर हो गया, कुछ काम धाम कर रहा, बिकॉज दे नो देयर लेवल। उससे आगे वो जा ही नहीं सकता है। यहाँ जो यूनिवर्सिटी में जो जाता है वो 15 से 20% लोग होता है। 15 से 20% ही लोग अपने यूनिवर्सिटी में जा पाता है, और उससे जो 5% लोग है वो टेक्नोक्रेट होता है। तो आप सोचिए कितना कड़ा कंपटीशन है। तो इसमें आप में अगर डिजर्व करते हैं तो यू कैन गो ऑन द टॉप इजीली। आप देखिए, एग्जांपल देखिए, ऋषि सुनक यहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हो गया, बीइंग एन एशियन। तो ऐसा नहीं है, कई लोग हैं, हर क्षेत्र के जो बड़े बड़े लोग हैं, टॉप पे लोग एशियन लोग हैं, एशियन है, यूरोप के लोग हैं,
ईस्टर्न यूरोप के लोग हैं, गल्फ के लोग हैं, यू हैव टू डिजर्व टू डू दैट। ये बड़ी अच्छी चीज है। यहाँ मिलावट नहीं होता। एक बात मैं जाते आपको बता दूं कि यहाँ क्या होता है, इसके इसमें प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में आने के लिए एक कंपटीशन होता है। उसको यहाँ बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं ये वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसका फीस नहीं है, डोंट नीड टू पे विद सिंगल फीस। तो जैसे बिहार में कैसे नेता हाट का एग्जाम होता था, वैसे ही यहाँ मिडलैंड्स में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर एक सब पूरे मिडलैंड्स के लोग जो बच्चे हैं वो अपीयर होते हैं, मे बी मेनी थाउजेंड, और उसमें से वो 150 बच्चे को सेलेक्ट करता है, ओनली 150। और वो 150 जो बच्चे होते हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग। और वही भविष्य में जाके वो 5% लोग में आते हैं जो इस कंट्री को रन करता है। और सारे लोग जो उसको ग्रामर स्कूल बोलते हैं। तो ग्रामर स्कूल का जो सिलेक्शन होता है, ग्रामर स्कूल 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइवेट, उसमें यू हैव टू पे फीस फॉर दैट, तो जो बड़े बड़े जो धनाढ़ लोग हैं उसमें पढ़ाते हैं। एक होता है ग्रांट मेंटेन। तो ग्रांट मेंटेन में वो दे सेलेक्ट पीपुल फ्रॉम होल ओवर द, यहाँ स्टेट को काउंटी बोलते हैं। तो मिडलैंड्स एक काउंटी है, तो काउंटी में से वो 150 बच्चे को सेलेक्ट करते हैं। तो आप इमेजिन करिए, जो नेताहाट में जो 100 बच्चा जाता था और जो यहाँ जो 150 बच्चा जाता है, उसका क्या IQ लेवल रहा होगा। तो ये इस तरह से लोग सेलेक्ट करता है। और उसमें मोस्टली एशियन लोग होते हैं। एशियन लोग बहुत ज्यादा क्वालिफाई करते हैं सारी चीजें में। मेडिकल साइंस में आप देखिएगा तो 30 to 40% एशियन लोग ज्वाइन करते हैं मेडिसिन। सर, जैसे हम लोग जैसे इंजीनियर है, तो हमने जितना सुना है अपने इमीडिएट सीनियर से या किसी और एस्टैब्लिश लोगों से भी कि जो उनने कॉलेज में 4 साल में या मास्टर्स में थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती है, तो थोड़ी बहुत इन द सेंस कि 2 साल जो पढ़ाई की होती है, उसमें से एक्चुअल जॉब में बहुत कम यूटिलाइज होता है, क्योंकि अगर आपका जॉब है एज अ मैनेजर या एज अ स्पेशलिस्ट, तो आपको 100 में से 2% उसका यूज करके 2% से आपका अपना काम करना होता है। तो क्या डॉक्टर्स के लिए भी ऐसा होता है कि आपने जो MBBS MS में पढ़ाई की है, वो उससे ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा काम आता है ओवर द इयर्स, या आपका जो पूरा पढ़ाई है वो पूरा एक्चुअली में जरूरी होता है डॉक्टर्स के लिए? दोनों बात है। आपका देखिए बेसिक जो आपका जो नॉलेज मेडिकल साइंस का है, उसके बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यू हैव टू नो योर बेसिक नॉलेज, यू हैव टू नो सम एडवांस नॉलेज, वो है। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपसे बात की थी कि आपका इंटरपर्सनल जो आपका जो एक्यूमेन है, अब हाउ यू ट्रीट विद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको शुरू से सिखाया जाता है। फ्रॉम क्लास 1 व्हेन यू टेक एडमिशन, वहीं से आपकी नींव डाल दी जाती है, क्या अच्छा है, तो वो वहीं से वो सीखता है, आगे जाता है। तो यहाँ जो है दोनों का मिक्सचर है। आप अगर अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छे व्यक्ति हैं जिसको ये पता है कि कैसे बातचीत करनी है, यहाँ का जो कंप्लेन जो होता है ना, 85 to 90% कंप्लेन जो होता है वो एटीट्यूड प्रॉब्लम का होता है। बेसिक कंप्लेन नहीं होता कि उसने डायग्नोसिस गलत कर दिया या उसने कुछ कर दिया, एटीट्यूड प्रॉब्लम ज्यादा होता है। या हम गए तो हमको डॉक्टर बैठने के नहीं बोला, और डॉक्टर जो है वो कंप्यूटर पर देख के काम कर रहा था, हमसे फेस टू फेस बात नहीं किया, या डॉक्टर ऐसी बात बोल दिया जो नहीं चाहिए था बोलना। तो ये यहाँ क्लास 1 से सिखाया जाता है। तो ये लोगों के कैरेक्टर में इनकैलकेट हो जाता है, दे लिव विद दैट। तो ये चीज यहाँ के लोगों को एडवांटेज, इसलिए जो विदेश से लोग जो बाहर से आते हैं, जो बाहर के जो ओवरसीज यहाँ ग्रेजुएट आते हैं, उनको ये अप्रोच सीखने में समय लगता है। द मोमेंट दे लर्न इट, दे कैन मैच विद एनीबडी। देखिए ये जो चीज है, और यहाँ जितना जो डॉक्टर है उससे ज्यादा तो यहाँ तो 10,000 वैकेंसी है। यहाँ NHS में 10,000 वैकेंसी है जो ये लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। They don't have too many graduates to fulfill them। और इन्होंने क्या किया कि ओवरसीज ग्रेजुएट को आना बंद कर दिया है। तो अब यहाँ मारामारी हो रही है। और लोग क्या करते हैं कि वैसे लोग को ट्रेन करते हैं, उसको आज के PA बोलते हैं, फिजिशियन एसोसिएट बोलते हैं, या ANP बोलते हैं, एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर। इन लोग को ट्रेन करके डॉक्टर के रोल में ला रहे हैं। लेकिन आप यू कैन नॉट मेक डंकी ए हॉर्स। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि अगर वो लोग को आप डॉक्टर का काम कराइएगा तो कहीं ना कहीं तो वो नॉलेज लैक करते हैं आप।
तो आपके नॉलेज का ही इम्प्लीमेंटेशन आपके डे टू डे एक्टिविटी में होता है, आपके डीलिंग में होता है, आपके कंसल्टेशन में होता है, आपके प्री ऑपरेटिव एडवाइस में होता है, आपके पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कशन में होता है, आपके डिस्चार्ज लेटर में होता है। आप यहाँ के अंग्रेज का आप डिस्चार्ज लेटर देखिए तो आप लगेगा कि क्या लिखता है। they have knowledge and they have acumen to write it down to the point. देशी लोग बहुत ज्यादा लिखता है, मतलब हम बीइंग देशी आपको बोल रहे हैं कि they write too much, they are not to the point. तो कई चीजें ऐसे हैं कि इसमें आपको दोनों बात है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो दे हैव टू टेक यू टू वर्क हार्ड फॉर देम। और दूसरी बात क्या है कि योर अप्रोच एंड योर नॉलेज, दोनों को जब तक आप मिक्स नहीं कीजिएगा तब तक यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस कंट्री। यहाँ पर सर्वाइवल के दोनों का जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है और आपका इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वो भी जरूरी है। सर लास्ट आपने इंजीनियरिंग के बारे में बताया। इंजीनियरिंग के बारे में मुझे ज्यादा तो नॉलेज है नहीं, ये कुछ लोग मेरे फ्रेंड है उनके जो बच्चे हैं वो इंजीनियर है। इंजीनियर की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दे हैव enough job here for the engineer because इंजीनियर में तो कम लोग जाते हैं ना, ब्रांचेस सेपरेट है। यहाँ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है फिनांस का। आप अगर चाहिए फिनांस का जॉब ज्वाइन करना या आप चाहते हैं कि मैनेजर होना बैंक वगैरह में, तो वहाँ बहुत टफ है, बहुत टफ कंडीशन है। क्या कि आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आप पास कीजिए, वहाँ एडमिशन कम होता है, वहाँ से निकल के आइए, आपको आपस में कम्पीट करना पड़ेगा। तो यहाँ डिमांड सप्लाई की बात ज्यादा हो जाती है। लेकिन डॉक्टर वगैरह में तो बहुत इनफ है। कई बार तो हमको लोग अप्रोच करता है कि तुम किसी को जानते हो तो बताओ, हम लोग उसको अप्रोच करेंगे, उसको जॉब देंगे अपने यहाँ। तो इस तरह की बात है जी। सर लास्ट क्वेश्चन, अब बीच में जो कुछ साल थे जब आप यूके आ गए थे और आपके वाइफ इंडिया में रह गए थे, वो टाइम कितना टफ था और आपने मतलब कैसे मेंटेन किया, पहला? और दूसरा सर, क्या आप लोग अभी डिस्कस करते हो कि वापस इंडिया जाना है या फिर आना है, ऐसा कुछ? देखिए, पहले तो पहली बात मैं बता दूं कि मैं जब यहाँ आया था तो मुझे किसी तरह का कोई अमल नहीं है। आई डोंट हैव एनी बैड हैबिट्स। तो मैं यहाँ आया था तो क्योंकि मैं पढ़ाई में लगा रहता था तो मेरा दो ही काम था यहाँ आने पर। क्योंकि मुझे FRCS करना था तो FRCS करने के लिए मुझे यहाँ पढ़ना पड़ा। तो मेरे एक दो कलीग थे जो पाकिस्तान के, तो साथ में हम लोग पढ़ते रहते थे। तो पहला काम तो मेरा सारा चीज इसमें निकल जाता था। दूसरा, मैं एक क्लिनिकल अटैचमेंट करता था, तो क्लिनिकल अटैचमेंट का 3-4 घंटे में उसमें निकल जाता था। जब मैं लौट के आता था तो एकाकीपन मुझे महसूस होता था। मैं घर बड़ा फैमिली आदमी हूँ, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा ज्यादा पैसा तो खाली फोन करने में जाता था। उसमें फोन का जो चार्जेस 1 पाउंड 20 पेंस था, अब मैं 250 पाउंड का मैंने मेरा बिल आता था टेलीफोन का। मेरा बेटा स्कूल गया तो लौट के आए कि नहीं, मेरी वाइफ काम पे गई तो लौट के आई कि नहीं, मैं हमेशा टेंशन में रहता था। तो मेरा ज्यादा तो मैं बिल्कुल फैमिली मैन था। तो हम हमेशा यहीं से जुड़े रहे। जब मेरा जॉब यहाँ, फर्स्ट जॉब जब मुझे यहाँ लग गया तो मैंने पहला काम यही कहा कि वाइफ को कि आपको आ जाना है। मेरी वाइफ वो काम करती थी तो शी वाज टेलिंग कि अभी कैसे पैकअप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चों को हम बोले, बच्चा बोला कि पापा हमारा जब सेशन एंड होगा तब आएंगे। हम वेट किए, हम जैसे ही पूरा एंड हुआ हमने सब यहाँ से अरेंज किया। फैमिली को ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है, ज्वाइनिंग वीजा इजीली मिल जाता है। तो ये लोग वहाँ ज्वाइन किए, मेरे यहाँ आए और आने के बाद से हमने बिल्कुल, देखो मैं अभी यहाँ आने के बाद भी आपको विश्वास नहीं होगा, मैं सैटरडे संडे हमेशा अपने घर पे, अपने ससुराल में दोनों बच्चों को बात कराता था। अभी भी ये नियम कानून चल रहा है। इसलिए कि आप अगर चाहते हैं आपसे जड़ से जुड़े रहना तो आपको भाषा पर ये करना पड़ेगा। तो मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि मेरे बच्चे अपने संस्कार और संस्कृति से दूर नहीं जाए। मैंने आते आते यहाँ पे एशियन चैनल लगा दिया, दोनों बच्चा बैठ के एशियन चैनल देखता था, अपना हिंदी से कंटैक्ट होता था। यहाँ 28 साल के बाद भी मैं घर में अंग्रेजी में बात नहीं करता हूँ, हम लोग चारों लोग हिंदी में बात करते हैं। मेरा बेटा अगर बाहर से कॉल कर रहा है और अगर वो अंग्रेजी में बात करता है तो हम समझ जाते हैं कि ऐसा जगह है जहाँ पे हिंदी में बात नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको डालना होगा। तो परिवार से जुड़ा होना बहुत बड़ी बात है और मैंने ये हमेशा बरकरार रखा। मैं यहाँ रहने पर भी हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था और वहां से मेरी फैमिली आने के बाद भी मैं हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ। तो ये एक बड़ी बात। दूसरी बात जो आपने पूछी कि आप लौटना चाहें कि नहीं, अगर मुझे आप हिंदुस्तानी दिल से पूछिएगा तो यस, मैं अभी भी चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान लौट जाऊं। अब मैं यहाँ इस कंट्री में तो रहने में आया ही नहीं था, मैं तो यहाँ डिफॉल्ट से रुक गया। हम हमेशा बोलता है कि मेरा ऊँट जो है एक बार बैठ गया तो खड़ा नहीं हो पाया। अब प्रॉब्लम ये था कि मेरे बच्चे अच्छे करने लगे। यहाँ की सुविधाएं बहुत ज्यादा, आपको मैं यहाँ की सुविधाएं गिनाऊंगा तो आपको लगेगा कि
मैंने आज तक, आप समझिए कि हम आज तक अपना पे लेने के लिए हम कभी ऑफिस में नहीं गए, बैंक से बैंक ट्रांसफर होता है। आज तक इस कंट्री में अपना हम गैस का बिल और वो जो क्या बोलते हैं टेलीफोन बिल जमा करने नहीं गए। सारी चीजें ऑनलाइन हिंदुस्तान में भी आजकल हो गया, लेकिन हम लोग के समय जब मैंने यहाँ टेलीफोन था तो मेरा जो कंपाउंडर है 3 घंटे लाइन में लगा रहता था बिल जमा करने के लिए। तो वो चीज तो उससे तो हम लोग गेट रीड हो गए ना। तो अगर मुझसे आप पूछिएगा तो हम जरूर चाहेंगे लौटाना, सारी सुविधाएं हम आपको मिल जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम हिंदुस्तान में काम करते थे तो मेरा टेक होम सैलरी जो था वो 4,500 या 5,000 रुपया था सब कटने के बाद। आप इमेजिन कीजिए कि 1991 में हम 5,000 सैलरी लेके आते थे अपना इसका जहां हम काम करते थे, और हम 6,000 रुपया खर्च करते थे गाड़ी से आने जाने में जहां हम काम करते थे। मेरे बच्चे जो है वहाँ इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, उसका जो एक्सपेंडिचर अलग से है। तो आप अगर किसी को इतना कम पैसा दीजिएगा तो चोरी चमारी तो करेगा ही। मान ली हम लोग भी अगर प्राइवेट पैकेज में देते तो हम लोग भी हैंड टू माउथ रहते। अब का सैलरी वहाँ जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है, माने 40 टाइम्स सैलरी बढ़ गई है। वहाँ का टेक होम सैलरी है 2 लाख रुपया लोगों का। तो व्हाई दे शुड बी डूइंग एनीथिंग अदर देन जस्ट वर्किंग फॉर देयर ओन वर्क। तो ये चीज हम लोग के समय कमी थी। दूसरी बात क्या है कि मेडिकेयर की बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ। आप देखिएगा कि एम्बुलेंस लगा हुआ है और चीफ मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है तो एम्बुलेंस रुक गया, तो आदमी तो एम्बुलेंस अंदर मर जाता है। आप यहाँ इस कंट्री में आइएगा, अगर एम्बुलेंस की गाड़ी अगर सायरन बज गया तो भीड़ फट जाती है, सब लोग कर पे चढ़ा दिया, इधर हट गया उधर हट गया, एम्बुलेंस जाने का मौका देता है। लाइफ वैल्यूज है। आप अगर रिंग कीजिए 999, यहाँ का नंबर 999 इमरजेंसी नंबर, आप डील कीजिएगा, पूछेगा व्हाट, एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड, आप बोलिए एम्बुलेंस, और 3 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ी है। आपको अगर हार्ट अटैक होता है आपको पिकअप करेगा, पूरा प्राइमरी मैनेजमेंट आपके एम्बुलेंस में करेगा, सारी चीजें जो है पेन किलर ये सब दे देगा, और डायरेक्ट आपको लैंड करेगा कार्डियोथोरेसिक यूनिट में। आधे घंटे में आपका ऑपरेशन हो जाता है। ये सुविधा आप हमको तो हिंदुस्तान में आप दे नहीं सकते। आप कितना भी पैसा ले लीजिए, आपका तो हार्ट अटैक हुआ तो आप गोल्डन आवर बोलते हैं, 1 आवर गोल्डन आवर है। उस 1 आवर में आपको अगर इलाज नहीं होगा तो आपका हार्ट डैमेज हो जाता है। तो 1 आवर में तो आप एम्बुलेंस में फंसे रहोगे। एक तो एम्बुलेंस डायल कीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा आने में, उसका वो ट्रैफिक में फंसेगा, उसका लेके जाएगा, वहां आप रजिस्ट्रेशन कराइए, वहां आपको पैसा जमा कीजिए, सब में गोल्डन 1 आवर निकल जाता है। तो आप अगर पूछिएगा सुविधा के ख्याल से तो आई डोंट वांट टू लिव दिस कंट्री। हमको जितनी सुविधा यहाँ पर है, जितना हमको मिल रहा है, मेरा मेडिकेयर फ्री है, एक पैसा नहीं। आप राजा और रंग का एक ही इलाज होता है, क्वीन एडमिट होगी या भिखारी एडमिट होगा, एक ही इलाज होगा। आपका एजुकेशन बिल्कुल बराबर है, आपको एक पैसा एजुकेशन में खर्च नहीं करना है। आप जब यूनिवर्सिटी में आइएगा देन यू हैव टू पे द फीस। तो सारी चीजें सोशल सिस्टम आपका सब फ्री है। तो ये चीजें आप हिंदुस्तान में रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर मेरा दिल पूछिएगा तो मेरा दिल बोलता है कि हम हिंदुस्तान लौटे हमेशा, और मैं चाहता था कि मैं हिंदुस्तान लौटा। ऐसा सिचुएशन अगर वो 2000 का अगर कहानी नहीं हुई होती जिसमें ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल था, तो मैं आज हिंदुस्तान में होता, मैं आज कहीं कंसल्टेंट होता, मैं कहीं हॉस्पिटल में प्रोफेसर होता सर्जरी का। लेकिन हमको तो वक्त के मारे हुए हैं, वक्त ने ऐसा मारा कि आई हैव टू स्टे दिस कंट्री एंड आई डोंट रिपेंट। अगर हमको ये सुविधा अगर हिंदुस्तान में मिली होती तो मैं आई विल द लास्ट पर्सन टू कम दिस कंट्री। तो यही है, आप यू हैव टू मेक ए चॉइस बिटवीन द टू थिंग, इविल एंड द गुड। होप आई आंसर ऑल योर क्वेश्चन। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सर, और बहुत आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारा आंसर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आप लोग का कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और मैं एक बार आप लोगों को नमस्कार करता हूँ और मैं आप लोगों को धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you for watching the podcast till the end. If you have any questions or doubts for the guests, please let us know in the comments. एंड इफ यू थिंक कि कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डू लेट अस नो, ताकि वी कैन फोकस मोर ऑन द एस्पेक्ट नेक्स्ट टाइम। और आप लोग थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों से शेयर करिए, और उन तीनों से कहना कि और 3 लोगों से शेयर करें, दुनिया बदल जाएगी।